नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप लोगों का बेहद स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ मींस जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 4 पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 3 टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। एक टेस्ट के अंदर करीब 120 क्वेश्चन होते हैं। 110 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल स्टडीज और करंट अफेयर से संबंधित होते हैं और बाकी के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड से संबंधित होते हैं। तो 4 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन ईच हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये करीब 440 क्वेश्चन बैठते हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना है, आप टेलीग्राम चैनल पर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे द्वारा नियमित रूप से क्विजेस चलाई जाती है जिनको सॉल्व करके आप काफी अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम फीस पर हमारी टीम के द्वारा आपको आपकी तैयारी से संबंधित सारा कंटेंट, मटेरियल, पीडीएफ, लेक्चर जो है उपलब्ध कराया जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की जानकारी दी हुई है, वहां पर आप जो है हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो थी जानकारी सूचना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखिए, नदियां और साथ में उनकी जो सहायक नदियां, ट्राइब्यूटरीज होती हैं, इससे संबंधित है। आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, जो सोन नदी है इसकी सही जो ट्राइब्यूटरी है वो है रिहंग नदी। चंबल नदी की बात करें तो उसकी सहायक नदी है बेतवा। नर्मदा नदी आसान है, तवा नदी, और महानदी की ट्राइब्यूटरी है ओंग। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ दर्रे दिए गए हैं, तो देखिए बनिहाल दर्रा बनिहाल को कांचीगुड़ से जोड़ता है, सही बात है। उसके बाद देखिए जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बेसिकली जोजिला दर्रे का होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पेंसिला दर्रा है ये कश्मीर घाटी को जो है कारगिल से जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो गलत हो जाएगी, इसीलिए बी आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, सही विकल्प का चयन आपको करना है। कुछ बांध दिए गए हैं, किस नदी पर है ये आपको बताना है। तो मेथन बांध बराकर नदी पर है, सही बात है। बीसलपुर बांध बनास नदी पर, ये भी ठीक है। मिट्टूर बांध देखिए ये कावेरी नदी पर है, तो ये गलत हो जाएगा और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप गलत निकाल देंगे तो सही विकल्प कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में आपसे पूछा गया है। किस राज्य में बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है बनाया गया है। तो देखिए उड़ीसा में जो सिलेरू नदी है ये वहां पर बनाया गया है। फिर पूछा गया है बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां पर है। तो बाण सागर देखिए सोन नदी पर मध्य प्रदेश में बेसिकली बनाया गया है। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि जो नदी प्रणालियां दी गई हैं उनमें से कुल लंबाई सबसे कम किसकी है। देखिए गोदावरी नदी प्रणाली की बात करें तो ये इनमें से सबसे लंबी है, करीब 1465 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। कृष्णा नदी प्रणाली की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई है। तापी नदी प्रणाली की बात करें तो ये करीब 724 किलोमीटर लंबी है और कावेरी नदी प्रणाली ये करीब 805 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ से देखिए पता चल जाता है कि जो सबसे कम लंबाई है वो तापी नदी की है और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ पर्वत शिखर और राज्य दिए गए हैं, आपको जो है सही बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए कांगटो ये कहां पर है, तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं बेलाडीला रेंज तो ये छत्तीसगढ़ में है। रियो पुरगिल ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। और जो मुल्यानगिरी है ये कर्नाटक में है, यही सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ देश के नाम दिए गए हैं और उनकी राजधानी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए साइप्रस की जो राजधानी है वो है निकोशिया। जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है
तिब्लिसी, लेबनान की राजधानी आसान है बेरूत है, और रवांडा की राजधानी है किगाली। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प का चयन इस बार आपको करना है, ठीक है। कुछ थर्मल पावर प्लांट दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। तो देखिए जो वानक कबोरी थर्मल पावर प्लांट है तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये गुजरात में है। इसके बाद देखिए जो झारसुगुड़ा थर्मल पावर प्लांट है तो ये उड़ीसा में ही है। उसके बाद सिमहाद्री थर्मल पावर प्लांट तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में है। और नामरूप थर्मल पावर प्लांट तो ये असम में ही है। गलत पूछा गया है तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गलत पूछा गया है। कुछ नेशनल पार्क आपको दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। तो जो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में ही है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में है। और जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है तो ये महाराष्ट्र में है। चूंकि गलत पूछा गया है तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा देश सीरियाई मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए सीरियाई मरुस्थल पड़ता है पश्चिम एशिया में, और 3 कंट्रीज इसके अंदर आती है, इराक, जॉर्डन और सीरिया, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है कि कौन सा देश जो है किजलकुम मरुस्थल के अंतर्गत नहीं आता। ये जो किजलकुम मरुस्थल है मध्य एशिया में पड़ता है। इसके तहत आती हैं 3 कंट्रीज, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो यहाँ से अगर आप आपका आंसर निकालेंगे तो जो डी है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, पूछा गया है कि कौन सा भारत के जो टॉप 3 ऊन उत्पादक राज्य हैं उनमें नहीं आता। विलन जो वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान। इसके बाद जो आता है तो जम्मू एंड कश्मीर आता है। इसके बाद जो आता है तो वो तेलंगाना आता है। तो टॉप 3 में कौन नहीं आता है ये पूछा गया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि कौन सा राज्य भारत के टॉप 3 सब्जी उत्पादक राज्यों के अंदर, वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट के अंदर नहीं आता है। और अगेन दूसरा पूछा गया है कि कौन सा राज्य शीर्ष 3 तंबाकू उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए जो हमारे 3 सब्जियां उत्पादक टॉप राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। वहीं अगर तंबाकू की बात करें तो सबसे पहले आता है देखिए गुजरात, ठीक है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का नाम, और इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का नाम आता है। यहाँ से अगर हम अपना आंसर निकालेंगे तो आंसर नंबर सी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉक्साइट उत्पादक राज्यों में टॉप 3 में कौन नहीं आता है। तो देखिए कौन सी वो टॉप 3 कंट्री है जो बॉक्साइट का उत्पादन करती है। तो सबसे पहले ये उड़ीसा, इसके बाद देखिए झारखंड, और इसके बाद गुजरात जो है आता है, ठीक है। अगेन पूछा गया है कि कौन से टॉप 3 फेडोस्फर उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो फेडोस्फर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनमें से देखिए सबसे पहले आता है तेलंगाना, इसके बाद देखिए कर्नाटक आता है, और इसके बाद जो आता है ये गुजरात आता है। यहाँ से अगर आप आंसर निकालेंगे तो जो डी है वो आपका आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुछ पर्वत शिखर दिए गए हैं और राज्य दिए गए हैं, आपको सही विकल्प बताना है, ठीक है। तो देखिए धूपगढ़ कहाँ पे है, सतपुड़ा रेंज में है, सही बात है। कलसूबाई तो ये देखिए पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। माउंट सारामती तो ये नागा हिल्स में है, और अगर गुरु शिखर की बात की जाए तो ये देखिए अरावली रेंज में है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल यही सही सुमेलित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है और कितने पूर्वोत्तर राज्यों से होकर ये गुजरती है। इस क्वेश्चन को मैप की सहायता से मैंने एक बार पहले भी आपको समझाया है, ठीक है। आज हम फिर से देखते हैं। देखिए कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से अगर आप देखें तो 2 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, एक त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम, इनसे होकर ये गुजरती है। तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गलत विकल्प आपसे पूछा गया है। कुछ टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और साथ में स्टेट दी गई है। तो देखिए जो कमल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है, तेलंगाना में है, सही बात है। जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तो ये देखिए कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व तो ये उड़ीसा में ही है। क्योंकि आपसे गलत विकल्प का चयन पूछा गया है तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस बार जो है आपको सही विकल्प का चयन करना है। कुछ समितियां दी गई हैं और वो समितियां किस चीज से संबंधित थी आपसे ये जो है पूछा गया है। तो देखिए जो पूंजी खाता परिवर्तनिया इसके बारे में रिकमेंडेशन दी थी तो ये तारापुर समिति ने दी थी। ठीक है, इसके बाद जो बेरोजगारी और लोक कल्याण इससे रिलेटेड जो समिति है वो भगवती समिति है। और अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात करें तो धारिया समिति ही इससे संबंधित है, क्योंकि सही विकल्प आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ जनजातीय उत्सव दिए गए हैं और साथ में जो है कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। तो बथुकम्मा ये तेलंगाना का बहुत फेमस एक्चुअली उत्सव है और इसमें फूलों का एक स्ट्रक्चर जो है वहां की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, उसी को बथुकम्मा कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, इसके बाद जो सागा दावा है, तो देखिए सागा दावा होता है सिक्किम में। ठीक है, जो राजा परबा है ये देखिए उड़ीसा में मनाया जाता है और योशांग जो है मणिपुर में मनाया जाता है। क्योंकि सही विकल्प पूछा गया है तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ एलिफेंट रिजर्व दिए गए हैं, कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, आपको जो है गलत विकल्प का चयन करना है। तो पेरियार हाथी अभयारण्य ये केरल में है, सही बात है। रयाल हाथी अभयारण्य तो ये देखिए आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद मैसूर हाथी अभयारण्य आसाम है, कर्नाटक में है। वायनाड हाथी अभयारण्य तो ये देखिए केरल में है, वायनाड नाम से वहां पर एक जिला ही है। ठीक है, तो वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वायनाड में एक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका पूछा गया है वो पूछा गया है कि गलत विकल्प का चयन आपको करना है, तो जो आपका बी आंसर है वो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन आपसे रॉन्ग ऑप्शन पूछा गया है। कुछ दिन दिए गए हैं, उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपको बताना है। तो जो शून्य भेदभाव दिवस है यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे है, ये 1 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है, सही है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो इसको देखिए 9 दिसंबर को ही मनाया जाता है। वहीं जो विश्व शौचालय दिवस है यानी कि जिसको वर्ल्ड टॉयलेट डे कहते हैं, तो ये भी 29 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। सभी सही है, इसलिए डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखिए कुछ संधियां दी गई हैं, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, की संधि तो ये कब हुई थी, तो ये हुई थी करीब 1775 ईस्वी में। ठीक है, पुरंदर की संधि की बात करें तो ये 1776 में हुई थी। सालबाई की संधि ये 1782 में हुई थी और मैंगलोर की जो संधि है तो ये 1784 में हुई थी। अब यहाँ से इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं तो बी जो है आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कुछ फिर से संधियां दी गई हैं, इनको अगेन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका बेसिन की संधि। ठीक है, तो देख लेते हैं कब हुई थी। तो बेसिन की संधि जो हुई थी ये आपकी हुई थी 1802 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम की संधि तो ये जो हमारा तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद हुई थी। कब हुई थी, 1793 में हुई थी। ठीक है, राजपुर घाट की संधि तो ये 1806 में हुई थी। यहाँ से देखिए आंसर निकाल लेते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए पूछा गया है जो वॉन्डे वॉश की लड़ाई थी वो किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। तो देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए थे और बेसिकली ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। और इसमें कहा जाता है कि सामने की लड़ाई तो हिंदुस्तान के राजाओं के बीच ही हुई थी, लेकिन पीछे से जो है अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वो ही लड़ रहे थे। तीसरे कर्नाटक युद्ध में फाइनली अंग्रेजों की विजय हो जाती है और इसमें देखिए वॉन्डे वॉश की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि तीसरा कर्नाटक का युद्ध ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तलेगांव की लड़ाई ये किस युद्ध के दौरान जो है लड़ी गई थी। तो देखिए जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है जो कि करीब 1775 से 1782 में हुआ था, इसके दौरान इस लड़ाई को जो है लड़ा गया था। ठीक है, और तलेगांव लड़ाई की डेट की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1776 में। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। तो मैंने आपको बताया कि जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसके दौरान बेसिकली श्रीरंगपट्टनम की संधि पर साइन जो है हुए थे। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है कुछ युद्ध दिए गए हैं और इनमें से कोई 2 युद्ध जो है वो एक ही वर्ष में हुए थे।
कौन से वो दो थे ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पिंडारी का युद्ध हुआ था ये 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये भी 1817 से 1818 में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये 1845 से लेकर 46 के बीच में हुआ था। और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध है तो ये 1848 से लेकर 49 में हुआ था। तो यहाँ से देखकर पता चल रहा है जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो एक के टाइम पे हुए थे, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ समाचार पत्र दिए गए हैं और उनके एडिटोरियल उनके जो एडिटर हैं उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो सोम प्रकाश समाचार पत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सही बात है। इंडियन मिरर समाचार पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी ठीक है। सुधाकर समाचार पत्र, तो देखिए इसके जो संपादक थे वो गोपाल गणेश आगरकर थे। ठीक है, क्योंकि आपसे गलत विकल्प का चयन पूछा गया है तो जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पूछा गया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के बारे में गलत विकल्प का चयन कीजिए जब बंगाल विभाजन के खिलाफ उसमें आक्रोश जो है व्यक्त किया गया था। तो देखिए 1905 में बनारस में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके द्वारा की गई थी। और यहाँ पर जो बंगाल विभाजन अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था इसके खिलाफ एक गुस्सा जो है दिखाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन गलत विकल्प आपसे पूछा गया है। ठीक है, कुछ कमेटी और कुछ संस्थाएं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन उससे संबंधित थे। तो यूनाइटेड इंडियन कमेटी व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ये सही है। वेदांत कॉलेज तो राजा राम मोहन राय, ये भी ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा तो आसान है, आप सभी को पता होगा, भीमराव जी अंबेडकर जो थे वो इससे संबंधित थे। चूंकि गलत पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन गलत विकल्प पूछा गया है। ठीक है, कुछ फिर से विद्यालय एसोसिएशन दिए गए हैं, उससे कौन संबंधित थे ये आपसे पूछा गया है। तो बालिका विद्यालय देखिए ज्योतिबा फूले इससे संबंधित थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आसान है, दादाबाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा तो महादेव गोविंद रणादे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गलत विकल्प का चयन जो है आपसे पूछा गया है। अगेन जो है कुछ संस्थाएं वगैरह दी गई हैं और उनके फाउंडर के नेम जो है आपको बताने हैं। ठीक है, हिंदू महासभा तो देखिए मदन मोहन मालवीय, सही बात है। वीमेन इंडियन एसोसिएशन तो दरअसल इससे लेडी सदस्य अय्यर जुड़े हुए थे। ठीक है, इसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन तो नारायण मल्हार जोशी, ये ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखिए लगाना है कौन कब स्टैब्लिश हुआ था। हरिजन सेवक संघ तो ये 1932 में जो है स्थापित हुआ था। स्वतंत्र लेबर पार्टी ये 1936 में जो है स्टैब्लिश हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ये 1939 में। और आजाद हिंद फौज तो हम जानते हैं थोड़ा लेट, ये 1942 में जो है हुई थी। यहाँ से आंसर निकाल लेते हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था और साथ में पूछा गया है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो देखिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में, वहीं पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट ये 1900 में जो है पारित किया गया था। यहाँ से जो आपका आंसर है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कुछ आंदोलन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो नायर आंदोलन जो है ये 1891 में हुआ था। जस्टिस पार्टी आंदोलन ये 1916 में हुआ था। अरविपुरम आंदोलन तो ये 1888 में देखिए हुआ था। और सत्य शोधक आंदोलन तो ये 1873 में हुआ था। यहाँ से हम जो है अपना आंसर निकाल लेते हैं, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ घटनाएं दी गई हैं आपके सामने और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी घटना जो है लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल से संबंधित नहीं थी। ठीक है, तो देखिए चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 में हुई। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में हुई। ये सभी की सभी घटनाएं देखिए रीडिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था और ये
जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। तो यही जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए कुछ एक्ट, कुछ घटनाएं दी गई हैं, वो किस जो है अंग्रेजी अधिकारी के सामने हुई थी वो आपको बताना है। दो वर्नाकुलर प्रीस एक्ट है, ये 1878 में हुआ था। लॉर्ड लिटन इसको जो है लेके आया गया था, जो स्वदेशी भाषाएं हैं उनके समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से। जो द अल्बर्ट बिल विवाद है, ये 1883-84 में हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, हम सभी जानते हैं 1885 के आसपास हुई थी और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 वाला, तो ये देखिए लॉर्ड लेस्डाउन के टाइम पर आया था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो बेसिकली जो आपका आंसर निकल जाएगा वो आंसर नंबर ए जो है निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, वो किस नदी के तट पर अवस्थित थे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बनावली ये कहाँ था, ये रंगोई नदी पर अवस्थित था। कालीबंगन ये घग्गर नदी के किनारे था। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे था और रोपड़ देखिए सतलुज नदी के किनारे था। सही पूछा गया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। पूछा गया है कि कुछ नाम दिए गए हैं, इनमें से हड़प्पा की खुदाई से कौन संबंधित नहीं था, और फिर पूछा गया है कि कौन से साल जो है हड़प्पा की खुदाई नहीं हुई थी। तो देखिए दयाराम साहनी ने 1921 में, मॉर्टिमर व्हीलर 1946 में और माधव सरोवत्स 1926 में इन्होंने हड़प्पा का उत्खनन जो है किया था। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप आंसर निकालेंगे तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई है, आपको सही मैच करना है। तो जो है अश्वाक, जिसको अस्सक महाजनपद भी कहते थे, इसकी राजधानी थी पोतली। वहीं जो कंपोज महाजनपद था, इसकी राजधानी पुछ थी। अंग महाजनपद, तो इसकी राजधानी देखिए चंपा थी। ठीक है, उसके बाद कुरु महाजनपद, तो इसकी राजधानी देखिए इंद्रप्रस्थ थी। सही पूछा गया है तो जो ए है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वेद में जो पुरुषा सूक्त मंत्र है उसका उल्लेख किया गया है, और निम्नलिखित में से किस उपनिषद में प्रथम 3 आश्रम जो होते हैं उनका उल्लेख जो है किया गया। पुरुष सूक्त जो है वो समाज को 4 वर्णों में बांट देता है। ठीक है, और इसका जो है जो उल्लेख किया गया है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। ठीक है, जो 3 आश्रम है, ठीक है, इनका जो उल्लेख किया गया है ये छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। और इसके अंदर कौन कौन सा आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, 4th होता है संन्यास आश्रम। तो यहाँ से अगर आंसर देखेंगे 40th का तो हो जाएगा बी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सही विकल्प का चयन आपको करना है। संगम युद्ध से संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए जो लोनाकर होते थे बेसिकली ये नमक के निर्माता होते थे। अगर पट्टिनम की बात की जाए तो पट्टिनम जो है बंदरगाहों को कहा जाता था। गधिका जो है इत्र बेचने वाले ही होते थे, और करशापन जो है इसको तांबे का सिक्का बेसिकली जो होता था उसको कहा जाता था। सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि गुप्त जो काल था उसमें जो भूमि की 60 से 80 एकड़ के बराबर की माप होती थी, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता था। और दूसरा पूछा गया है कि मंदिर निर्माण की शैली के लिए गुप्त साम्राज्य में किस शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका मतलब पहले जान लेते हैं। जो अपराहत होता था इसका मतलब होता था कृषि योग्य बंजर भूमि। वही जो अपरद होता था अस्थिर भूमि, इसका मतलब होता था। पतक का अर्थ होता था भूमि की माप का 60 से 80 एकड़ के बराबर एक मेजरमेंट। वही मंदिर निर्माण की जो एक शैली होती थी उसको पंचायतन बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा डी जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। कुछ संस्कृत के प्ले वगैरह आपके सामने दिए गए हैं और उनके राइटर के नाम दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। तो देखिए मंथा जो है उन्होंने याग वृद्धा इसकी जो है रचना की थी, सही बात है। इसके बाद देखिए मध्यम व्यायोग इसकी जो रचना की थी वो भास ने की थी, और ये संस्कृत में लिखा हुआ एक प्ले था। वही रावण वध जिसको भट्टी काव्य भी कहते हैं, इसकी जो रचना की गई थी वो भट्टी के द्वारा की गई थी। तो यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। देखिए दिल्ली सल्तनत
के अंतर्गत जो केंद्रीय विभाग होते थे उससे संबंधित पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दीवान ए रिसालत, दरअसल ये अपील का एक विभाग जो है होता था। ठीक है, वहीं दीवान ए कज़ा ए ममालिक ये एक न्याय विभाग होता था। दीवान ए इश्तियाक ये एक पेंशन विभाग होता था। गलत पूछा गया है तो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगेन दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो केंद्रीय स्तर पर कुछ अधिकारी होते थे उनसे संबंधित जो है आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। पूछा गया है दाहिर ए मुमालिक, तो देखिए ये एक शाही पत्राचार के प्रमुख जो है होते थे। ठीक है, इसके बाद मुशरिफ ए मुमालिक, तो ये महालेखाकार होते थे। ठीक है, इसके बाद काजी ए मुमालिक, तो ये मुख्य न्यायाधीश होते थे। उसके बाद काजी उल कजात ये मुख्य न्यायिक विभाग के जो है प्रमुख होते थे। ठीक है, तो सही पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य से संबंधित विभागों के बारे में इस बार आपको जो है एक गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, दीवाने वजारत, तो दरअसल ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस होता था। दीवाने रसालत मुहतासिब, ठीक है, तो ये जो होता है आपका ये फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट होता था। सही बात है। दीवान ए बरीद, तो ये खुफिया विभाग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता था। चूंकि आपसे इस बार गलत विकल्प पूछा गया है तो जो डी है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर द्वारा एक ही साल में किन दो क्षेत्रों में अभियान शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जो चित्तौड़ के खिलाफ अभियान था ये 1568 में शुरू किया गया था। रणथंबोर के खिलाफ जो अभियान था 1569 में स्टार्ट किया गया था। वहीं बिहार और बंगाल के खिलाफ अभियान 1574 में जो है स्टार्ट किया गया था। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का प्रशासन है उसमें समारोहों के विशेषक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के प्रशासन में अभी लेखपाल के लिए किस शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसमें जो मीर माल है इस शब्द का प्रयोग करते थे शासक की गुप्त मुहर के लिए। वहीं मीर तोजक जो है ये समारोह के विशेषज्ञ होते थे। बिदाकची की बात करें तो ये लेखक या अभी लेखपाल होते थे। और सिकदर की बात करें तो न्याय और व्यवस्था का प्रमुख जो है होते थे। यहाँ से अगर आंसर निकाले तो जो आंसर नंबर बी है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राजवंश दिए गए हैं उनके संस्थापक दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। चौहान राजवंश का संस्थापक वासुदेव, सही बात है। सोलंकी राजवंश मूलराज, ये भी ठीक है। उसके बाद देखिए बहमनी राजवंश तो हसन गंगू, ये भी ठीक है। उसके बाद निजाम शाही राजवंश, तो निजाम शाही की जो स्थापना की गई थी वो मलिक अहमद ने की थी। वहीं जो कुली कुतुब शाह है इनके द्वारा कुतुब शाही राजवंश की स्थापना जो है की गई थी। तो यहाँ से जो है डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन आपको करना है। कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं दी गई हैं, उनका कार्यालय कहाँ पर है ये आपको जो है बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम का कार्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ये कहाँ पर है, तो ये देखिए अगेन न्यूयॉर्क में है, सही है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, तो ये टोक्यो में नहीं है, ये स्पेन मैड्रिड में है। तो यहाँ से जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प आपको बताना है। ठीक है, कुछ जो है चीजें दी गई हैं, उनके खोजकर्ता आपसे पूछे गए हैं। हीलियम की जो खोज की थी वो जूल्स जॉनसन ने की थी। इंसुलिन की खोज की बात की जाए तो ये सर फ्रेडरिक बेटिंग ने की थी। ऑक्सीजन की बात की जाए तो जोसेफ प्रिस्टले ने ही इनकी खोज की थी। और प्रिंटिंग प्रेस की खोज जोहान्स गुटेनबर्ग ने की थी। तो जो आंसर नंबर सी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सामान्य नाम दिए गए हैं, उनके रासायनिक नाम दिए गए हैं, आपको सही मैच जो है करना है। कास्टिक पोटाश को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सही बात है। चिली सॉल्ट पिटर तो इसको सोडियम नाइट्रेट देखिए कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जिप्सम, तो जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। वहीं बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सही पूछा गया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही विकल्प का चयन आपको करना है। ठीक है, कुछ बीमारियां दी गई हैं, इनसे रिलेटेड कुछ तथ्य आपके सामने जो है दिए गए हैं।
तो जो प्लेग है उसको बेसिकली देखिए पोस्चरेला पेटिस है ना, इससे रिलेट किया जाता है। वहीं जो हैजा है उसको वर्बियोकामा, इससे रिलेट किया जाता है। जो काली खांसी होती है इसको बार्डटेरा पर्टुसिस से रिलेट जो है किया जाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना पूछा गया, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है प्रोटोजोआ के कारण नहीं होता है। तो देखिए जो खसरा है, ठीक है, इसके बाद जो आई एम सॉरी, हाँ, जो कालाजार है, ठीक है, इसके अलावा जो मलेरिया है और जो अम्बेपिक पेचिस है, ये सारे के सारे रोग ऐसे हैं जो प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। वहीं जो हेपेटाइटिस ए है बेसिकली ये किसकी वजह से होता है, तो ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा गया है इस बार कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता। ठीक है, तो देखिए वायरस की वजह से जो आपका खसरा है, ठीक है, कंठमाला है और रेबिज है, ये होता है। वहीं अगर टीबी की बात की जाए तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ राज्य दिए गए हैं, उनके लोक नृत्य दिए गए हैं, आपको सही मैच करना है। तो बगुरुम्बा ये असम से रिलेटेड है, सही बात है। छपेली हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। यक्षगान जो है ये देखिए कर्नाटक से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं केकोटिकल्ली ये देखिए केरल से रिलेटेड है, सही बात है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ जनजातियां दी गई हैं और कुछ राज्य दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का जो है चयन करना है। गंगटे जनजाति, तो ये असम में पाई जाती है, सही बात है। इसके बाद कान्निकर जनजाति, तो जो कान्निकर जनजाति है ये देखिए तमिलनाडु में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति, तो ये देखिए झारखंड में मिलती है, ठीक है। इसके बाद लाखेर जनजाति, तो ये देखिए मेघालय में मिलती है, सही पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है ये आपको बताना है। तो अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट निकलती है, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट ये निकालता है। उसके बाद विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जो है निकालता है, ठीक है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसके द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ से अब देखा जाए तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ रामसर स्थल जो है आपके सामने दिए गए हैं और कुछ राज्य दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन जो है इस बार करना है, ठीक है। तो जो थोल वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, गुजरात में है, सही बात। व्यास संरक्षण रिजर्व, तो ये देखिए पंजाब में है, ना कि मध्य प्रदेश में। हरि के आर्द्र भूमि, तो ये पंजाब में है, सही बात है। कोल्लेरू झील, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है, सही बात है। गलत पूछा गया है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कुछ सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को से संबंधित, उनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लगाना है। राजस्थान के पहाड़ी किले, इनको 2013 में देखिए इस लिस्ट में शामिल किया गया था। जंतर मंतर आसान है 2010। लाल किला परिसर, तो ये 2007 में जो है इस यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। और अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर तो 2017 में। यहाँ से जो है ऑप्शन निकाल लेते हैं तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प बताना है कि कौन सा रंग किसकी वजह से होता है। तो पोटैटो का जो ग्रीन कलर होता है ये सोलेनिन की वजह से होता है, सही बात है। मिर्च में जो लाल रंग होता है ये देखिए कैप्साइसिन की वजह से होता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। और जो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। सही पूछा गया है तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। किसकी वजह से क्या होता है, तो रेड फेली की वजह से देखिए ब्लूबोनिक प्लेग होता है। वहीं जो सेंड फ्लाई है इसकी वजह से कालाजार होता है, ठीक है। सीसी मक्खी ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड है, सही बात है। और जो बेड बग है इसकी वजह से टाइफस बुखार जो है होता है। तो यहाँ से सी आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करना है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। तो देखिए विटामिन ए जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं, इसकी वजह से रतुंधी होता है, सही बात है। उसके बाद थाइमीन जिसको विटामिन बी1 भी कहते हैं, इसकी वजह से बेरी बेरी होता है, सही बात है। नियासिन, ठीक है, इसकी वजह से एनीमिया नहीं होता। जो विटामिन बी12 होता है जिसको साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, इसकी वजह से देखिए जो है एनीमिया होता है। तो यहाँ से जो सी है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए आपसे सही विकल्प का चयन करें, ये पूछा गया है। कुछ खनिज दिए गए हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में आपसे पूछा है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती है, यानी कि ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। वहीं अगर फास्फोरस की बात की जाए तो इसकी वजह से जो दांत है वो खराब होते हैं और हड्डियां खराब होती हैं, इनके बैड टीथ एंड बोन्स होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आयोडीन की जो कमी है तो इसकी वजह से बढ़ी हुई थायराइड ग्रंथि, ठीक है, ये हो जाती है। और कॉपर की वजह से देखिए मंद विकास यानी कि जो रिटार्डेड ग्रोथ होता है वो हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि सही पूछा गया है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस बार आपको गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कुछ विटामिन दिए गए हैं और उनके जो है नेम आपको दिए गए हैं। तो विटामिन बी3 इसको क्या बोलते हैं, नियासिन, ये सही है। विटामिन बी6 इसको देखिए पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, सही बात है। विटामिन बी7 इसको बायोटिन बोलते हैं, ये भी ठीक बात है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कुछ आपको देखिए ये यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दिए गए हैं और ये बेसिकली पौधे के किस भाग के रूप में मिलते हैं ये आपसे पूछा गया है, सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए जो प्रकंद है अदरक, ये सही है, यानी कि जो जिंजर होता है वो राइजोम होता है। उसके बाद देखिए जिमीकंद, ठीक है, तो जिमीकंद बेसिकली कंद नहीं होता, ये घनकंद होता है, यानी कि जो आपका एलिफेंट फूट याम होता है ये एक कॉर्म होता है, ठीक है। वही जो आलू है, आलू एक कंद होता है, ठीक है, यानी कि पोटैटो क्या होता है, ट्यूबर होता है। उसके बाद लहसुन की बात करें तो लहसुन देखिए शल्क कंद होता है, यानी कि एक क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल जाएगा वो ए जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सही जो विकल्प है उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है करेला, तो करेला बेसिकली मणिका में जड़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद शकरकंद, तो शकरकंद क्या है, कंदील जड़ें होती हैं, यानी कि क्या होती है आपकी जो फेस की कैलकुलेटेड रूट्स होती हैं, ठीक है। अम्बा हल्दी, ठीक है, ये एक बार जीआई टैग मिलने की वजह से भी न्यूज थी। ये क्या होती है, ग्रंथिल जड़ें होती हैं, यानी कि नोड्यूल्स वाली जो रूट्स होती हैं वो होता है। वहीं जो डहेलिया है तो ये देखिए पुलकित जड़ें होती हैं, मोनलीफॉर्म रूट्स जो है होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल जाएगा तो ये देखिए सी जो है होता है, क्योंकि अम्बा हल्दी क्या है आपकी बेसिकली ग्रंथिल जड़ें होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69 क्वेश्चन, इससे पहले एक 68 क्वेश्चन भी है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा द्वितीयक मेटाबोलाइट्स के अंतर्गत नहीं आता है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो मेटाबोलाइट्स होता है ये क्या होते हैं। देखिए जो फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होता है उसका ये प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस मेड या यूज होता है जब बॉडी जो है फूड को, ड्रग्स को या केमिकल्स को ब्रेक डाउन करती है। देखिए खाने को, दवाइयों को ब्रेक डाउन करने का काम मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है, और इस प्रक्रिया के तहत जब कोई सब्सटेंस यूज होता है या बनता है उन्हीं को मेटाबोलाइट्स जो है कहते हैं। यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा द्वितीयक यानी कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है इसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो होता है अल्कोहल, उसके बाद जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता है वो होती है ड्रग्स, पिगमेंट्स, एल्कोइड्स, ठीक है। तो ड्रग्स के अंदर देखिए जो आपका विनब्लास्टीन है ये आ जाता है, पिगमेंट्स के अंदर आपका कैरोटीनॉइड आ जाता है, और एल्केलाइड्स के अंदर आपका मॉर्फिन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर नंबर ए है ये हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल एक प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होता है ना कि सेकेंडरी,
चलिए अब देखते हैं 69 क्वेश्चन। यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को किसी एरिया में क्या कहा जाता है ये दिया गया है, आपको जो है सही मैच करना है। तो आंध्र प्रदेश में देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को पोडो कहा जाता है, सही बात है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए इसको पामाधाबी नहीं कहा जाता, पामाधाबी झूम जो एग्रीकल्चर है इसको उड़ीसा के एरिया में कहा जाता है। वहीं जो कुरुआ है ये झारखंड में बोला जाता है, सही है। और झूम तो वेरी इजी नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प आपको बताना है। कुछ फसलें दी हैं, उनकी उत्पत्ति का स्थान दिया गया है, आपको सही जो है मैच करना है। तो ज्वार की उत्पत्ति हुई थी देखिए भारत में, वहीं बाजरा की उत्पत्ति देखिए अफ्रीका में हुई थी। अगर गेहूं की बात करें तो ये मध्य एशिया में हुआ था, और जौ की उत्पत्ति देखिए चीन में हुई थी, सही है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पे आ जाते हैं। यहाँ पर भी जो सही विकल्प है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक उपकरण और अपील का हस्तांतरण अधिनियम 1999, यानी कि जो इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एंड अपील एक्ट, ये कब आया? तो ये देखिए 1997 में आया था। वही विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा भी बोलते हैं, ये 1999 में ही आया था। फिर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, ये 1999 में ही आया था, ठीक है। तो क्योंकि आपसे सही विकल्प का चयन जो है करने के लिए बोला गया है, तो जो आपका आंसर नंबर बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मिशन जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं किया गया था। 4 ऑप्शन है इन आपके सामने। इस देखिए जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2005 और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को जो स्टार्ट किया गया था। वहीं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है 2007, इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि कौन सी योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं की गई थी, ठीक है। तो देखिए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है और सबला योजना है, ये तीनों ही 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी, इसलिए आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको कुछ योजनाओं को जो है लगाना है। तो जो इंदिरा आवास योजना है ये आई थी 1985 में। इसके बाद देखिए जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, ये 1986 में आया था। इसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना है तो 1993 में जो है आई थी। तो यहाँ से हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। कुछ जो है इंसिडेंट होते हैं वो किस वजह से होते हैं ये पूछा गया है। तो तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होता है, ये देखिए अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। वहीं आकाश और समुद्र जो हमें नीले रंग के दिखाई देते हैं, तो ये किस वजह से होता है? परकीर्ण की वजह से, यानी कि स्कैटरिंग की वजह से होता है, सही बात है। मृग मरीचिका जो होती है तो ये किस वजह से होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। सही विकल्प पूछा गया है तो आंसर नंबर बी आपका जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही विकल्प का चयन जो है आपको करना है। किसी चालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ये स्टेटमेंट जो है दी हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तो गलत बात है, उसकी प्रतिरोधकता जो है घट जाती है, ये ध्यान रखिएगा। फिर किसी विद्युत अपघट्य का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए जो आप किसी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। क्योंकि आपसे सही विकल्प का चयन पूछा गया है तो जो आपका आंसर नंबर ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ धातु दी गई हैं, उनके अयस्क दिए गए हैं, आपको जो है सही मैच करना है। तो लेड का अयस्क होता है गैलेना, ठीक है। सिल्वर ये होता है आपका अर्जेंटाइट, ठीक है। अर्जेंटाइना एक कंट्री नहीं समझ लीजिएगा, अर्जेंटाइट, ठीक है।
कॉपर तो मैलेकाइट, ये सही जो है मैच है। आयरन तो इसका होता है लिम्नोनाइट, सही पूछा गया है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कौन सी ऐसी मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और जिंक का संयुक्त रूप से उपयोग जो है नहीं होता है। तो देखिए पीतल में कॉपर और जिंक का प्रयोग होता है। कांसा की बात करें तो ये कॉपर और टीन से मिलकर बनती है। जर्मन सिल्वर की बात करें तो ये कॉपर जिंक और निकल से मिलकर बनती है। गन मेटल की बात करें तो ये कॉपर जिंक और टीन से मिलकर बनती है। तो सिर्फ कांसा ही ऐसा है, तो यही आंसर हो जाएगा। 79 क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो पब्लिश हुई है, ये देखिए उससे संबंधित है। कुछ आपके सामने फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको सही जो है बताना है। ठीक है, पूछा गया है कि पिछले 2 वर्षों में भारत के वन और वृक्षावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो करीब 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है हुई है। फिर पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये देखिए हुआ है आपका कौन से राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। तो यहाँ से जो आपका आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इसी रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपके सामने दिया गया है कि कुल वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो पिछले 2 वर्षों में भारत का जो वन और वृक्ष आवरण है उसमें 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। और अगर कुल वृक्ष आवरण की बात करें, सिर्फ ट्री कवर की बात करें तो 1540 वर्ग किलोमीटर, और केवल कुल वनावरण की बात करें, फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 1721 वर्ग किलोमीटर की जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो हो जाएगा बी, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है कि जो टोटल ट्री कवर है उसमें कितनी वृद्धि दर्ज हुई है, जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसी रिपोर्ट पे आधारित है। पूछा गया है कि कौन सा राज्य वन आवरण के वृद्धि के मामले में टॉप के जो 4 राज्य हैं उनके अंतर्गत जो है नहीं आता है। तो देखिए वनावरण की वृद्धि के मामले में जो शीर्ष के 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, देन कर्नाटक, और 5वां है आपका झारखंड। ठीक है, तो झारखंड ही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये टॉप जो है 4 के में नहीं आता। 82 क्वेश्चन इसी रिपोर्ट से संबंधित पूछा गया है कि पिछला आकलन जो कि 2019 में हुआ था उसकी तुलना में अब 2021 में मैंग्रोव कवर में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। तो देखिए मैंग्रोव कवर में करीब 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और अब टोटल मैंग्रोव कवर जो भारत में हो गया है ये 4992 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो यहाँ से आपका आंसर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया है कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर कौन से पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं, असम को छोड़ के आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए एक तो कौन से आते हैं ये आपको बताना है, तो इससे आपको बताना है कि कितने आते हैं, असम को हटा दीजिएगा, और यहीं से आंसर निकल जाएगा कि कौन इसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना 1948 के आसपास हुई थी, इसके अंदर असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट आती है। अगर असम को छोड़ दें तो टोटल 3 राज्य है, असम को मिलाकर टोटल 4 राज्य है। तो 83 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 84। पूछा गया है कि कौन सा निकाय जो है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है। आसान क्वेश्चन आपको पता भी होगा। देखिए जो क्षेत्रीय परिषदें हैं, जोनल काउंसिल्स हैं, इसके अलावा अंतरराज्यीय परिषदें हैं, इंटरस्टेट काउंसिल है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये सभी होम मिनिस्ट्री के अंदर जो है आती है। वही जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई है, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल क्रमिक विभाग के अंतर्गत जो है आता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राज्यों को उनमें जो लोकायुक्त की स्थापना हुई है इसके आधार पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो उड़ीसा में लोकायुक्त की स्थापना कब हुई, करीब 1970 में। महाराष्ट्र की बात करें तो 1971 में, राजस्थान में देखिए 1973 में, और बिहार में 1974 में। यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, तो जो आंसर नंबर डी है वो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि देखिए कौन सा विकल्प जो है अनुच्छेद 331 से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है।
तो देखिए 330 से लेकर 333 तक के आर्टिकल्स के बारे में एक बार हम जान लेते हैं, याद भी हो जाएगा। देखिए जो 330 है वो लोकसभा के अंदर जो आपकी अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जातियां हैं इनकी सीटों के आरक्षण से संबंधित है। वही जो अनुच्छेद 331 है जिसको निरस्त कर दिया गया है वो लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियन होते थे इनकी सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद अगर आर्टिकल नंबर 332 की बात करूं तो अब देखिए विधानमंडल लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात आ गई। इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का आरक्षण है। वही जो अनुच्छेद 333 है तो राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया है कि 331, तो आपका आंसर अब निकल जाएगा आंसर नंबर जो बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको निरस्त कर दिया गया है। 87 क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो दरअसल किन किन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हमने समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट को लिया है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकारों को हमने लिया है। ठीक है, उसके बाद 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है यहाँ से हमने जुडिशरी को लिया है। ब्रिटिश संविधान की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है विधायी प्रक्रिया है उसको हमने लिया है। तो यहाँ से सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 88 क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करना है। 11वीं अनुसूची से संबंधित कुछ तथ्य आपको जो है दिए गए हैं। तो देखिए जो 11वीं अनुसूची है वो दरअसल पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। टोटल इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं। इस सूची को 1992 में 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जोड़ा गया था। वहीं अनुसूची 12 की बात करें तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। ठीक है, और इसको भी 1992 में 74वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताइएगा जो 12वीं अनुसूची है उसके अंदर कितने विषय या कितने सब्जेक्ट जो है दिए गए हैं। तो यहाँ से 88 का ऑप्शन नंबर ए ही जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान के विभिन्न भाग दिए हैं और वो भाग किस चीज से संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो भाग 1 संघ और उसका राज्य से क्षेत्र, ये सही बात है। भाग 2 नागरिकता, ये भी ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, ये भी ठीक है। भाग 4 तो ये देखिए डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A से जो है रिलेटेड है। तो यही गलत विकल्प है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है कि इनमें से किस समिति की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। तो देखिए प्रक्रिया नियम समिति हो, संचालन समिति हो या फिर वित्त और कर्मचारी समिति हो, तीनों का ही जो है अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। केवल जो संघ शक्ति समिति है इनमें से इसकी जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मणिपुर राज्य के संबंध में देखिए स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं। 371A मैंने आपको पहले भी बताया था, नागालैंड से रिलेटेड विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 371 भी असम राज्य के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 371C इसमें देखिए मणिपुर राज्य से संबंधित उपबंध है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गलत विकल्प का चयन करना है। कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उन आर्टिकलों का क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का अबोलिशन, सही बात है। आर्टिकल नंबर 21 तो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, गलत बात है। दरअसल आर्टिकल नंबर 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपको देता है। प्रारंभिक शिक्षा का जो अधिकार है ये आर्टिकल नंबर 21A इसके तहत जो है आता है। आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का जो है गठन किया जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को जो है योजना दे दी है। किस राज्य की कैबिनेट ने ऐसा किया है आपको ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को जो है मंजूरी दे दी है। और इस योजना के तहत देखिए प्रत्येक विकास खंड में कितने किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। तो करीब 1475 किसान उत्पादक संगठन जो है बनाए जाएंगे। तो आंसर यहाँ से आपका क्या हो जाता है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किन 4 गांवों को राजस्व गांव जो है घोषित कर दिया है। ठीक है, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को, जिनका नाम है भवानीपुर, टेडिया, ढाकिया और बिछिया, इनको राजस्व गांव जो है घोषित कर दिया है। तो नेपाल, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 17 नवंबर 2021 को नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन जो है हुआ था। तो ये किसने किया था? तो जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे हैं, उन्होंने नोएडा में जो है इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो यहाँ से बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में नीति आयोग ने एक डेल्टा रैंकिंग निकाली है और इसमें यूपी के जो है 7 जिलों को टॉप 10 में जगह मिली है। पूछा गया है कि कौन सा जिला उन टॉप 7 जिलों में से एक नहीं है। कौन कौन से जिले हैं? सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट और चंदौली। तो अब इन 7 में जो नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो शामली ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है चुन डू हुआन, इनका निधन हो गया है, किस कंट्री से ये संबंधित है? तो ये देखिए दक्षिण कोरिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज जो है उन्होंने एक नई रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में उन्होंने 2022 और 2023 में भारत की जो जीडीपी दर रहेगी उसका अनुमान लगाया है। आपको बताना है कि अनुमान 22 और 23 में क्रमशः कितना उन्होंने बताया है। तो देखिए 2022 में उन्होंने कहा है 93% और 2023 की बात करें तो 7.9% रहने का जो है अनुमान लगाया है। तो यहाँ से जो आंसर नंबर बी है ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अभी 37वां भारत इंडोनेशिया कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो ये किस महासागर में जो है आयोजित किया गया था? आसान आंसर है हिंद महासागर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में इक्विटास एसएफबी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए किस बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है? तो देखिए इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है। यहाँ से जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में किसने जो एनएफटी शब्द है उसको वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, इस 2021 से नामित जो है किया गया है। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने एनएफटी को वर्ड ऑफ द ईयर का नाम देखिए दिया है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। पूछा गया है कि किसने अबू धाबी जीपी 2021 जीती है? तो हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पेन जो है उन्होंने अबू धाबी जीपी 2021 को जीता है। अगेन पूछा गया है कि जो 2021 का वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक था उसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो देखिए इस इंडेक्स में भारत को 66वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पूछा गया है कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने देश का जो पहला ड्रोन मेला आयोजित किया है तो वो कौन से जिले में किया है? तो ये ग्वालियर में किया है। फिर पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने करोड़ रुपए की एक काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं? तो 399 करोड़ रुपए। तो डी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भारत में फील्ड हॉकी को मान्यता देने के लिए #केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? तो देखिए जो बजाज ऑलियंस हैं उन्होंने बेसिकली ये #केयर फॉर हॉकी शुरू किया है। तो जो आंसर है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किसको टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो टेस्ला के जो सीईओ हैं एलोन मस्क, उनको टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर का जो है एक तरीके से अवार्ड या आप कह सकते हैं एक तरीके से उनको नामित किया गया है। 105वां क्वेश्चन कि हाल ही में सभी अनुबंधित जो 70,000 AK-203 कलाशनकोव असफॉल्ट राइफलें थी वो भारतीय सशस्त्र बलों को किसने सौंपी है? ठीक है, तो देखिए रूस ने ऐसा किया है। तो 20 का आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाइए कि कौन से 3 देशों की जो नौसेना थी उनके बीच में ओमान की खाड़ी है ना में नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 को आयोजित किया गया है? तो कौन कौन सी वो 3 कंट्री थे जिन्होंने चिरू 2022 में पार्टिसिपेट किया गया था? तो ये थी रूस, चीन और ईरान।
ठीक है, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2020 में ग्लोबल 500 रिपोर्ट, इसका जो है कुछ आपको तथ्य दिए गए हैं, गलत विकल्प का चयन करना है। तो पहला स्थान तो एप्पल को मिला, सही बात है। द्वितीय स्थान अमेजन को मिला, ठीक है। तीसरा स्थान देखिए फेसबुक को नहीं, गूगल को मिला है, ठीक है। और इसके बाद जो चौथा स्थान है माइक्रोसॉफ्ट को ही मिला है। तो यहाँ से आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा बर्ड एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय बर्ड एटलस बन गया है। तो देखिए केरल बर्ड एटलस जो है इसका आंसर होगा। फिर पूछा गया है कि असम राज्य सरकार ने किसको अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे वो रतन टाटा है, इनको बेसिकली ये पुरस्कार मिला है। तो आंसर जो है बी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व ने प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार को जो है प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। तो देखिए जो तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है उसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी किस राज्य को जो है वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस पदक मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर को वीरता के लिए सर्वोच्च 115 पुलिस पदक जो है मिले हैं। तो यहाँ तक हमने करंट अफेयर और जो जनरल स्टडीज का पार्ट है स्टैटिक वाला, इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब मैं आपको मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन के आंसर बता देती हूँ, इनको आप घर पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है फर्स्ट यानी कि ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है, इसका जो आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 113, इसका जो आंसर है ये है सी अगेन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे, इसका जो आंसर है ये होगा डी। 115 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। 115 का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अगेन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 का जो आंसर है ये हो जाएगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 119 हमारा जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। और हमारा लास्ट का क्वेश्चन 120, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ने के लिए आप हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन का काम करता है। आपके एग्जाम से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे द्वारा देखिए की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।